हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पैसे की बात। फ्रेंड्स, आज हम जिस कंपनी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपना आईपीओ लेकर आ रही है और इस कंपनी का नाम है स्कोडा ट्यूब्स। अगर स्कोडा ट्यूब्स को मैं देखूं तो ये एसएस की ट्यूब्स और पाइप्स बनाती है, वेल्डेड और सीमलेस दोनों टाइप की। ये कॉमोडिटाइज टाइप का बिजनेस है, मतलब आप एक कॉमोडिटी बेच रहे हैं, तो इसको हमें उस एंगल से देखना पड़ेगा कि ये एक कॉमोडिटाइज बिजनेस है। गुजरात बेस्ड कंपनी है ये, और ये ग्लोबल एक्सपोर्ट्स भी करते हैं, मतलब अपना प्रोडक्ट को। तो अगर मैं इसके बारे में और डिस्कस करूं तो सबसे पहले तो मुझे ये देखना पड़ेगा कि इसका रॉ मटेरियल क्या है। तो जो लोग जानते हैं इस बैकग्राउंड से, उनको पता होगा कि इसमें आयरन और एसएस के लिए क्रोमियम और निकल ये भी चाहिए होता है। तो इनका जो मेन इंपोर्ट तो नहीं कहूँगा, जो रॉ मटेरियल लेते हैं विद इन इंडिया ही जो कंपनीज हैं उन्हीं से ये अपना रॉ मटेरियल लेते हैं। अच्छा जी। अब अगर मुझे ये देखना है कि इस कंपनी का जो ग्रोथ का फैक्टर्स हैं वो क्या क्या हैं, कैसे कंपनी का रेवेन्यू बढ़ सकता है, एबिटा मार्जिन बढ़ सकता है, नेट प्रॉफिट मार्जिन बढ़ सकता है, तो वो मेरे को देखना पड़ेगा। तो सबसे पहला इसमें पॉइंट होता है कि जितना जीडीपी ग्रोथ होएगा हमारी कंट्री का, उतना ही ज़्यादा इस कंपनी को बेनिफिट होगा, क्योंकि जीडीपी ग्रोथ और इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ दोनों इंटर रिलेटेड है। अगर आप जीडीपी ग्रोथ करेंगे तभी आप ज़्यादा रोड्स बनाएंगे, ज़्यादा स्ट्रक्चर्स, ज़्यादा ऑफिसेज, ज़्यादा बिल्डिंग्स, बिजनेस ज़्यादा फैक्ट्रीज लगाएगा, उसके लिए ज़्यादा मशीनरी चाहिए होगी, तो इन सब में एसेस का यूज़ आएगा। सबसे पहला फैक्टर हो गया जीडीपी ग्रोथ। तो जीडीपी ग्रोथ अगर ज़्यादा होगी तो इनको फ़ायदा होगा। दूसरा अगर मैं देखूंगा तो इसके अलावा जो और है वो हो गया, जो इनके बिजनेस को इफेक्ट कर सकता है, वो है इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई। देखिए, जितनी महंगाई होगी उतना ही ज़्यादा लोग डिस्करेज होंगे खर्चा करने के लिए। जितना लोग खर्चा करने के लिए डिस्करेज होंगे, उतना ज़्यादा ही गवर्नमेंट को डिस इंसेंटिव होगा कि हम कोई नया प्रोजेक्ट लगाएं। प्राइवेट कैपेक्स को भी यही होगा कि हम कोई नई फैक्ट्री ना खोलें, क्योंकि जब कंज्यूमर ही अगर खर्चा नहीं करेगा तो फिर ये इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करके भी क्या फ़ायदा। तो एक तरीके से अगर इन्फ्लेशन बढ़ता है तो इस कंपनी के लिए ये प्रॉब्लम की बात है। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो जो करेंसी का फ्लक्चुएशन है वो इसको बहुत इफेक्ट करता है इस कंपनी को। मान लीजिए इनको रॉ मटेरियल जो इन्होंने लेना है, या मान लीजिए इनको जो अपना प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करना है, अगर हमारी इंडियन करेंसी डी वैल्यू होती है अगेंस्ट द डॉलर, तो जो इनके कॉस्ट ऑफ इंपोर्ट, कॉस्ट ऑफ परचेज हो गया, या फिर जो कॉस्ट ऑफ एक्सपोर्ट हो गया, वो ड्रास्टिकली इफेक्ट होएगा, और उनसे इस कंपनी को बहुत ही ज़्यादा नुकसान होगा अगर करेंसी डेप्रिशिएट करती है। अगर करेंसी अप्रिशिएट करती है अगेंस्ट द डॉलर तो फिर फायदा है। तो ये बात भी इसमें देखने। एक और फैक्टर होता है इसमें, वो है जीएफसीएफ। जीएफसीएफ क्या है? ये एक नंबर है जो हमें बताता है कि कितना परसेंटेज ऑफ एक्सपेंडिचर जो हो रहा है कंट्री में वो इंफ्रास्ट्रक्चर और मशीनरीज में हो रहा है। जितना ज़्यादा ये नंबर होगा उतना ज़्यादा ही स्टील का आप कहेंगे कि कंजम्पशन हो रहा है, यानी कि इस कंपनी को भी फायदा हो रहा होगा, जितनी भी स्टील कंपनीज हैं। अच्छा, इसके बाद हम आ जाते हैं कि एक हमें ये भी देखना पड़ेगा कि इंडस्ट्री किस हिसाब से ग्रो कर रही है। तो ग्लोबली अगर आप देखेंगे तो जो एसएस की पाइप्स और ट्यूब्स हैं वो पिछले 4 साल में, 5 साल में 3% सीएजीआर के हिसाब से ग्रो करी हैं। तो ये कोई खास ग्रोथ नहीं थी। उसमें भी 2020 में कोविड लॉकडाउन की वजह से कम हो गया था ग्रोथ, और 2021 में थोड़ा
दूसरी बार जब कोविड वेव आया तो फिर वापस प्रॉब्लम आई थी, लेकिन 2022 में इसने रिकवर किया, इसलिए ओवरऑल ग्रोथ 3% का रहा है। प्रोजेक्टेड है कि नेक्स्ट 5 ईयर्स में ये ग्रोथ जो है ग्लोबली ये 5 to 6% तक रहेगा, और इंडिया में प्रोजेक्टेड है कि 8 to 9% स्टील का कंजम्पशन का ग्रोथ रहेगा CAGR बेसिस पे। तो अगर कोई सेक्टर 8 to 9% से ग्रो करेगा तो जो उसके स्टॉक्स होंगे वो डेफिनेटली उसको बीट करेंगे कुछ स्टॉक्स, उस हिसाब से आपको स्टॉक को देखना पड़ेगा। इसके अलावा अगर मैं देखूं तो इस कंपनी में अगर मैं इनका मार्केट शेयर देखूं इसके पीयर्स से, जो इनके कॉम्पिटिटर्स हैं उनसे, तो इनके कॉम्पिटिटर्स हैं रत्नामनाई मेटल ट्यूब्स, वीनस पाइप्स, सूरज ट्यूब्स। तो ये सब में से रत्नामनाई जो मेटल ट्यूब्स है उसका मार्केट शेयर 80% है इंडिया में, बाकी वीनस का 8-9% है, और सूरज ट्यूब्स का भी 7-8% है, स्कोडा ट्यूब्स का भी 2-4% है। तो मार्केट कैप्चर करने के लिए इनके पास स्कोप है काफ़ी, क्योंकि अभी छोटी मार्केट को ही केटर कर रहे हैं, लेकिन इनके जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा, खासकर रत्नामनाई जो 70% ऑफ मार्केट शेयर लेके 80% ऑफ मार्केट शेयर लेके बैठा हुआ है, तो डेफिनेटली ये एक इनके लिए बड़ी प्रॉब्लम की बात है कि उसको कैसे बीट अप करेंगे इस सेक्टर में, या उसको कैसे उसके पास जाएंगे। अगर आप बाकी कंपनी से कंपेयर करने से पहले, फाइनेंशियल कंपेयर करने से पहले इसका अगर हम एक बार ये देख लेते हैं कि स्टील का सबसे बड़ा कंज्यूमर कौन है पूरे वर्ल्ड में, तो इसका आंसर है दोस्तों चाइना। अगर चाइना की इकोनॉमिक ग्रोथ को, जो अभी जो हालात हैं, जो वहाँ कह रहे हैं कि डी ग्रोथ हो रही है इकोनॉमी, मतलब अगर पिछले साल 5% से बढ़ रहा था चाइना का GDP, तो इस साल वो कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, मतलब इस बार वो 4% या 3% से ही बढ़ रहा है। तो ये जो चाइना का अगर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ इकोनॉमिक वाला, तो फिर स्टील कंजम्पशन को बहुत भारी इम्पैक्ट आएगा कि कंजम्पशन उसका इतना होगा नहीं स्टील का, क्योंकि चाइना 40% ऑफ स्टील कंज्यूम करता है पूरे वर्ल्ड का। तो अगर वहाँ से कोई प्रॉब्लम आई तो फिर डेफिनेटली ओवरऑल जो स्टील इंडस्ट्री है उसको प्रॉब्लम आएगी। इसके अलावा यूरोप, इंडिया, मलेशिया और इंडोनेशिया, ये भी 3 कंट्रीज हैं जो आपके स्टील को कंज्यूम करते हैं काफ़ी ज़्यादा मात्रा में। बट चाइना इज़ द मेन थिंग कि अगर चाइना में प्रॉब्लम आई तो फिर हमारे भी ओवरऑल जो ग्रोथ है किसी भी कंपनी का वो इतना हो नहीं पाएगा। तो अगर हम देखें कि एक्सपोर्ट जो करती हैं कंपनीज, जितनी भी स्टील कंपनीज हैं, तो उसमें स्कोडा का जो शेयर है वो 21, वो सिर्फ 4% है, आई एम सॉरी, अभी सिर्फ 4% शेयर है उसका मार्केट एक्सपोर्ट में, और वीनस पाइप्स का 12% है, और रत्नामनाई का 40% है। ये स्कोडा जो कंपनी है ये बेसिकली यूरोप को और USA को अपना प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करती है। और अभी तो आपको पता ही है, जैसे ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन जो टैरिफ्स लगा रही है इंपोर्ट पे, अपने कंट्री के इंपोर्ट्स जो भी हैं, तो उससे इस कंपनी को भी प्रॉब्लम आ सकती है उसके रेवेन्यू और प्रॉफिट पेज के। इसके बाद दोस्तों हम देखते हैं कि इस कंपनी का एबिटा मार्जिन कितना है। इस कंपनी का अगर मैं एबिटा मार्जिन चेक करूं तो वो है 14.7%, जो कि ठीक ठाक है, और ROE इसकी 28% है, जो कि बहुत ही अच्छी है। तो इतनी हाई ROE मेंटेन करने के लिए इनको सेल्स ग्रोथ जो है वो ईयर ऑन ईयर बहुत ही ज़्यादा करनी पड़ेगी, तभी इतनी ROE मेंटेन कर पाएंगे। इनके कॉम्पिटिटर्स जो रत्नामनाई हैं उनकी जो एबिटा मार्जिन है वो 17.7% है, और ROE भी 19% है। तो ROE और एबिटा मार्जिन अगर आसपास चल रहे हैं तो वो ज़्यादा सस्टेनेबल होता है, ना कि ROE और एबिटा मार्जिन नॉर्थ और साउथ की तरफ जा रहे हो। तो
इसके अलावा अगर मैं देखूंगा इस कंपनी में तो दोस्तों, और इस कंपनी के लिए अगर आपको देखना है तो आपको ये देखना पड़ेगा कि ये कंपनी लिस्ट किस प्राइस पे होती है। जिस भी प्राइस पे लिस्ट होगी, आपको एक इसका अंडरलाइंग कमोडिटी का भी हमेशा ख्याल रखना पड़ेगा, जो स्टील, क्रोमियम और निकल है, कि इनका रेट कहाँ जा रहा है। जनरली देखा गया है कि कमोडिटाइज जो बिजनेस होते हैं वो सिक्लिकल होते हैं, यानी कि जब भी इस कंपनी को सबसे ज़्यादा घाटा होगा, जब प्राइसेस सब शूट अप होंगे रॉ मटेरियल के, तो इस कंपनी को लेना चाहिए। और जब ये प्रॉफिट में आ जाए तब इसको बेच देना चाहिए, क्योंकि ये सिक्लिकल स्टॉक है। तो इस हिसाब से आपको ये कंपनी का बिजनेस मॉडल समझना पड़ेगा। मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन आएगा कि कोई नया मेरा वीडियो आया है। और अगर आपके स्टॉक से रिलेटेड या कोई भी फंडामेंटल रिलेटेड क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। आई विल बी हैप्पी टू आंसर दोज क्वेश्चंस। थैंक यू।